7 अप्रैल 2026 रात के करीब 1 बज रहे थे। 2 बच्चे अपनी मां के बगल में गहरी नींद में थे। बेटा 5 साल का और उसकी 6 महीने की छोटी बहन, जिसने अभी तक अन्न का एक दाना भी नहीं चखा था। उनके पिता उस वक्त सरहद पर देश की सेवा कर रहे थे और तभी एक धमाका हुआ और दोनों बच्चों की जान चली गई। ये कोई ईरान इजराइल के युद्ध के मैदान की कहानी नहीं है। ये हमारे अपने मणिपुर के एक गांव की असल घटना है, जो बताती है कि मणिपुर में आग अभी बुझी नहीं है। मणिपुर जल रहा है, कुछ तो करने पड़ेंगे। बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में हमने क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर बात की थी। आज हम एक और बेहद ही जरूरी मुद्दे मणिपुर पर बात करेंगे, क्योंकि 3 साल 260 से ज्यादा मौतें और 70,000 लोगों का घर उनसे छिन गया है, लेकिन फिर भी मणिपुर जल रहा है। क्यों? आज इस वीडियो में इसी क्यों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, साथ ही समझेंगे कि क्या इसका कोई हल है। तो चलिए मणिपुर में फिर से हो रही हिंसा पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने मणिपुर में कम होते तनाव को फिर से भड़का दिया। 7 अप्रैल 2026 की रात के करीब 1 बज रहे थे। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले का ट्रोंगलाओबी गांव गहरी नींद में था। एक घर में 2 मासूम बच्चे अपनी मां के बगल में सो रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ये इतना खतरनाक था कि दोनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चों के पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में जवान हैं। उस वक्त देश की सरहद पर तैनात थे, लेकिन उनके अपने घर में मौत ने दस्तक दे दी। बम धमाके वाले इलाके में मैतेई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो कुकी समुदाय के गढ़चूराचांदपुर जिले की पहाड़ियों से बिल्कुल सटा हुआ है। रातों रात घटना की खबर इलाके में फैल गई। सुबह होते ही आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए। कई गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ ने पास के एक CRPF कैंप की ओर बढ़ने की कोशिश की। तभी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल भी हुए। प्रदर्शनकारी की मांग थी कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करके सजा दी जाए। मैतेई कम्युनिटी के लीडर्स ने हमले के लिए कुकी लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि कुकी समूहों ने इससे इनकार किया और कहा कि ये गांव उनके इलाके के पास नहीं है। सरकार ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बिष्णुपुर में कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही घाटी के 5 जिलों में 3 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। इस घटना ने राज्य में धीरे धीरे बहाल हो रही शांति को एक झटके में बिखेर दिया। मणिपुर सरकार ने घटना की जांच NIA को सौंपी है। शुरुआत में कुछ संदिग्ध कुकी उग्रवादियों को गिरफ्तार करने की खबरें भी आईं, लेकिन आरोपी कौन है, कहां के हैं, ऐसे कई सवालों पर सरकार और पुलिस चुप्पी साधे हुए हैं। बच्चों के 71 साल के दादा बाबूटन ओइनाम ने कहा, सरकार जिन 3 लोगों को पकड़ने का दावा कर रही है, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये उग्रवादी पहले से जेल में बंद हैं। फिर पुलिस ने उन्हीं को दोबारा क्यों गिरफ्तार किया? भावुक होते हुए बाबूटन कहते हैं, उन निर्दयी लोगों ने एक ऐसी नन्ही बच्ची को मार डाला जिसने जन्म के बाद अन्न का एक दाना भी नहीं चखा था। हमारा बेटा देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन सरकार हमारे परिवार की सुरक्षा भी नहीं सुनिश्चित कर पा रही। ये बहुत दुखदाई है। इधर 25 अप्रैल को राजधानी इम्फाल में मैतेई संगठन के बैनर तले हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने NDA विधायकों की आपात बैठक बुलाई। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने दोषियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। 25 दिन बाद 2 मई को दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। इस बार की हिंसा में सबसे बड़ा पेंच नागा समुदाय का जुड़ना है। 2023 से चल रही हिंसा शुरुआत से ही मैतेई और कुकी समुदाय के बीच थी। नागा समुदाय न्यूट्रल बना हुआ था,
उसकी स्थिति ठीक वैसे ही थी जैसे ईरान और इजराइल के बीच भारत की रही। मतलब खुले तौर पर नागा किसी के साथ नहीं थे, लेकिन अब वो भी इस संघर्ष में खिंचता जा रहा है। नागा लोगों को लगने लगा कि उनके इलाके में भी दूसरे समुदाय घुसकर अपहरण और हमले कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह 11 मार्च 2026 की घटना है। उखरूल के शांकाई गांव के पास संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने 20 नागा नागरिकों का अपहरण कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद कुकी और नागा लोगों के बीच हिंसा होने लगी। हाल ही में ये घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कुकी और नागा के बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने 17 अप्रैल को जर्नी फॉर पीस अभियान के तहत उखरूल का दौरा किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन अगले ही दिन 18 अप्रैल को उखरूल में एक नेशनल हाईवे पर कुछ हमलावरों ने घात लगाकर गाड़ियों पर हमला किया। इसमें एक रिटायर्ड सैनिक समेत 2 नागा मारे गए। जवाब में यूनाइटेड नागा काउंसिल ने कुकी समुदाय से सभी सामाजिक और आर्थिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। 24 अप्रैल को उखरूल में हुई गोलीबारी की अलग अलग घटनाओं में 2 कुकी विलेज वॉलंटियर्स और 1 नागा की मौत हो गई। अब मणिपुर का संघर्ष त्रिकोणीय बन चुका है। लड़ाई पहाड़ और मैदान दोनों में होने लगी है। 7 अप्रैल की उस रात के बाद से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मणिपुर जो पिछले 3 साल से हिंसा की आग में सुलग रहा था, अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। मणिपुर फिर से जल रहा है। मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मणिपुर राज्य को जानना जरूरी है। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। ये ईस्ट में म्यांमार, नॉर्थ में नागालैंड, वेस्ट में असम, साउथ में मिजोरम और म्यांमार से घिरा हुआ है। मणिपुर एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। बीच में इम्फाल घाटी पिच की तरह है, जो राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ करीब 57% आबादी रहती है। वहीं चारों तरफ फैले 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां बाकी लगभग 43% लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की आबादी करीब 28.5 लाख थी। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। इसमें से 40 सीटें इम्फाल घाटी में और केवल 20 सीटें पहाड़ी जिलों में हैं। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है, यानी 53%। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 20 विधायक जनजातियों से हैं। मणिपुर में करीब 8% मुस्लिम और करीब 8% सनमही समुदाय के लोग हैं। घाटी और पहाड़ी के इस डिवाइड की वजह से मणिपुर में ज्यादातर समस्याएं होती हैं। अब समझते हैं कि आखिर मणिपुर में 3 सालों से हिंसा क्यों हो रही है। दरअसल मणिपुर किसी एक माचिस की तीली से अचानक नहीं जला। इतिहास, जमीन, पहचान और सत्ता की सुलगती चिंगारियों ने इसे समय के साथ एक बड़ी आग में बदल दिया। शुरू से समझते हैं। भारत में शामिल होने से पहले मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत था। यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। 18वीं सदी में बर्मा यानी आज के म्यांमार ने हमला किया और मणिपुर कमजोर पड़ गया। इसके बाद ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया। मतलब राजा तो था, लेकिन असली कमान अंग्रेजों के हाथों में थी और अंग्रेजों ने वही किया जो वो हर जगह करते थे, फूट डालो और राज करो। मणिपुर में घाटी और पहाड़ के बीच जो फर्क था, उसे अंग्रेजों ने और गहरा कर दिया। घाटी में मैतेई और पहाड़ों में कुकी, नागा समेत दूसरी जनजातियां रहती थीं। दोनों के बीच जमीनी और सांस्कृतिक दूरियां इसी दौर में और चौड़ी होने लगी थीं। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन मणिपुर उस वक्त भी अलग था। करीब 2 साल बाद 21 सितंबर 1949 को मणिपुर के महाराजा बुधाचंद्र ने शिलोंग में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उसी साल 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन अब भी वैली वर्सेस हिल के कॉन्फ्लिक्ट समय समय पर होते रहते थे। घाटी और पहाड़ी इलाकों की जमीन व्यवस्था को अलग अलग रखने के लिए 1960 में मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया था। इसके सेक्शन 158 में बताया गया कि अब गैर जनजातीय लोग, खासकर मैतेई, पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा मिला हुआ था। इसकी वजह से उन्हें नौकरी, पढ़ाई और राजनीति में आरक्षण मिलता था। अब मैतेई समुदाय खुद को दोहरे दबाव में महसूस करने लगा। एक तरफ उनकी आबादी बढ़ रही थी और घाटी की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती जा रही थी।
दूसरी तरफ पहाड़ों पर जनजातियों के पास जंगल और जमीन और आरक्षण भी था। हालांकि मैतेई को ओबीसी का दर्जा मिला था, लेकिन वो पहाड़ों पर बस नहीं सकते थे। इसी बेचैनी से राज्य भर में अलगाववादी आंदोलनों का जन्म हुआ। मैतेई संगठनों ने अलग देश की मांग उठाई। नागा संगठन ग्रेटर नागालैंड चाहते थे। कुकी समूह कुकीलैंड की मांग करने लगे। अगले कई दशकों तक छोटी बड़ी हिंसक घटनाएं होती रहीं। 2012 में शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर यानी STDCM नाम का एक संगठन बना। इसने मांग उठाई कि मैतेई समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST का दर्जा दिया जाए। जनजातियों के लिए ये मांग किसी खतरे से कम नहीं थी। उनका डर था कि अगर मैतेई को ST का दर्जा मिल गया तो वो पहाड़ों पर जमीन खरीद सकेंगे, आरक्षण भी कम होगा और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। आगे चलकर 2017 में मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी। मैतेई समुदाय से आने वाले नोंगथोम्बम बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने। 2022 में वो दोबारा जीते। उनकी सरकार ने पहाड़ी इलाकों में जंगल खाली करवाने के अभियान चलाए। सरकारी दावा था कि ये अफीम की अवैध खेती और अतिक्रमण हटाने के लिए है, लेकिन कुकी समुदाय ने आरोप लगाया कि इसका निशाना सिर्फ उनके गांव थे। मार्च 2023 में सरकार ने 2 कुकी मिलिटेंट समूहों के साथ 2008 से चला आ रहा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौता तोड़ दिया। आरोप था कि ये समूह विरोध प्रदर्शनों को भड़का रहे हैं। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का ये समझौता 2008 में केंद्र, मणिपुर और कुकी उग्रवादी समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था। इसके तहत ये समूह हिंसा छोड़कर डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहते थे, जबकि सरकार उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करती थी ताकि शांति से बातचीत हो सके। इसी दौर में अरम्बाई तेंगोल और मैतेई लिपुन 2 संगठन मैतेई राष्ट्रवाद के झंडाबरदार बनकर उभरे। मैतेई समुदाय की मांग बढ़ने लगी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। मैतेई संगठनों ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। तमाम हलचल के बीच 27 मार्च 2023 का ऐतिहासिक दिन आया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करे। बस इसी एक वाक्य ने पूरे मणिपुर में आग लगा दी। हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने इम्फाल में रैली निकाली। इस दौरान हिंसा भड़क गई। इसके बाद चुराचांदपुर समेत कई जगहों पर हिंसा हुई। जुलाई में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 4 मई को मैतेई युवकों ने 3 कुकी महिलाओं की न्यूड परेड कराई और सेक्सुअली अब्यूज किया। हिंसा भड़कने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को फैक्चुअली गलत बताया। हालांकि बाद में मणिपुर हाई कोर्ट ने खुद अपने आदेश को वापस ले लिया। हालांकि हिंसा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। 2024 और 2025 के दौरान छुटपुट झड़पों के कारण और भी मौतें हुई, लेकिन हिंसा धीरे धीरे कम हो गई। मैतेई को ST दर्जा आज भी नहीं मिला, लेकिन उस एक आदेश ने जो डर, आक्रोश और हिंसा भड़काई, उसमें 260 से ज्यादा जानें गईं। 70,000 लोग बेघर हुए और एक राज्य व्यावहारिक रूप से 2 टुकड़ों में बंट गया। कागज पर आदेश वापस हो गया, जमीन पर जो हुआ वो वापस नहीं होता। इस बीच लगातार हिंसा और N बीरेन सिंह के 9 फरवरी 2025 को इस्तीफे के बाद राज्य में 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद फरवरी 2026 में युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली। संतुलन बनाने के लिए मैतेई CM के साथ नागा समुदाय से लोसी दिखो, कुकी से नेमचा किपगेन को डिप्टी CM बनाया गया। CM खेमचंद ने शांति यात्रा के जरिए जख्मों को भरने की कोशिश की है, लेकिन ट्रोंगलाओबी जैसी ताजा घटनाओं ने दिखा दिया है कि मणिपुर के ये अंगारे अभी बुझे नहीं हैं। मणिपुर का मामला कई हद तक लद्दाख से मिलता जुलता है। स्थानीय लोगों की मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य और 6th शेड्यूल का दर्जा दिया जाए। 6th शेड्यूल के तहत जनजातीय इलाकों के लोगों को अपने संसाधनों, जमीन और कानूनों पर खुद फैसला लेने का अधिकार मिलता है। लद्दाख में 97% से ज्यादा आदिवासी आबादी है। यहाँ के लोगों का डर था कि बिना इस सुरक्षा के बाहरी लोग आकर उनकी जमीन खरीद लेंगे, इससे उनकी संस्कृति और पहचान खत्म हो जाएगी। ऐसे में वो ऑटोनोमस काउंसिल्स चाहते थे जो शिक्षा और विकास पर निर्णय ले सकें। सोनम वांगचुक ने इसी मांग को लेकर कई बार भूख हड़ताल की। 2024 में उन्होंने दिल्ली तक पदयात्रा की। केंद्र सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई, कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मणिपुर में कुकी और नागा समुदाय की बुनियादी मांग भी यही है, उनकी जमीन पर उनका अधिकार हो, उनकी पहचान सुरक्षित रहे। 3 साल का लंबा वक्त गुजर गया है।
मुख्यमंत्री बदला, राष्ट्रपति शासन लगा, हजारों जवान तैनात हुए, लेकिन मणिपुर आज भी जल रहा है। आखिर क्यों? इसके पीछे एक नहीं कई परतें और वजहें हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली वजह है विश्वास का टूट जाना। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2023 से पहले भी दोनों समुदायों के बीच मतभेद रहे, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुए थे। तनाव था, लेकिन जिंदगी चलती थी, व्यापार होता था, एक दूसरे के घर आना जाना था। 2023 की हिंसा ने वो सब एक झटके में तोड़ दिया। अब हालात ये हैं कि कुकी बहुल इलाके में कोई मैतेई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहीं मैतेई इलाके में जाने का जोखिम कोई कुकी नहीं लेना चाहता। कुकी लोगों ने घाटी छोड़ दी, मैतेई लोग पहाड़ से उतर आए। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है, जो नक्शे पर नहीं दिखती, लेकिन जमीन पर पूरी तरह महसूस होती है। दोनों के बीच मनोवैज्ञानिक दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि अब किसी भी घटना को तथ्यों से नहीं, सिर्फ जातीय चश्मे से देखा जाता है। इसी का नतीजा है कि संवाद के सारे रास्ते बंद हैं, और जब बातचीत ही नहीं होगी तो शांति कहां से आएगी? दूसरी वजह दोनों तरफ भारी मात्रा में हथियारों का होना है, जिनके सहारे ही राज्य भर में हिंसा लंबे समय से जारी है। दरअसल 2023 की हिंसा के शुरुआती दिनों में राज्य के शस्त्रागारों से करीब 5600 हथियार और 6,50,000 राउंड गोला बारूद लूट लिए गए थे। 2026 तक इनमें से 30% के करीब ही बरामद हो सके हैं, बाकी अभी भी किसी न किसी के हाथ में हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने एक इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट में दोनों तरफ के लोगों के वीडियो दिखाए। इनमें वो मोर्टार दागते और होममेड रॉकेट्स परखते नजर आ रहे हैं। कीर्ति चक्र विजेता मेजर दिग्विजय सिंह रावत कहते हैं कि आर्मी भी सिविलियन इलाकों में मोर्टार बॉम्ब्स नहीं चलाती, क्योंकि ये ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लेकिन मणिपुर में हमने नागरिकों को बेखौफ ऐसे हथियार चलाते देखा। देश के किसी कोने में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हिंसा के बीच सुरक्षा बलों ने दोनों समुदायों को अलग अलग रखने के लिए जो बफर जोन्स बनाए थे, वो अब डिफेक्टो बॉर्डर्स बन गए हैं, यानी जमीन पर एक अघोषित बंटवारा हो चुका है। जब तक ये हथियार वापस नहीं आते, हर गांव एक छावनी बना रहेगा। कोई भी चिंगारी कभी भी एक नई आग बन सकती है। तीसरी बड़ी वजह सरकार पर से लोगों का भरोसा उठना है। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट को शुरुआत से फॉलो कर रहे एक्सपर्ट्स लगातार कहते आए हैं कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कुकी मैतेई दोनों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ऐसे में लोग हिंसा से निपटने के लिए खुद हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मणिपुर के लोगों की भी शिकायत यही है कि केंद्र और राज्य सरकार ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। इसी दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्रियों पर अरम्बाई तेंगोल और मैतेई लिपुन जैसे विजिलेंटे ग्रुप्स को राजनीतिक संरक्षण देने के भी आरोप लगे। पीएम मोदी ने मणिपुर में हिंसा के 2 साल बाद मणिपुर का दौरा किया। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि पीएम मोदी के पास चुनावी रैली करने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए नहीं। असल में जब एक समुदाय को लगता है कि राज्य या केंद्र उसके साथ खड़ा नहीं है, तो वो कई बार हथियार भी उठाता है। ऐसा ही कुछ मणिपुर में हो रहा है। चौथी और सबसे जरूरी वजह है दोषियों को सजा नहीं मिलना। 3 मई 2023 के बाद से हिंसा के 14,000 से अधिक मामले दर्ज हुए। इनमें 151 हत्या, 27 बलात्कार, 330 लूट और 1213 डकैती के हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मणिपुर में 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गईं। इनके पास 3023 मामले दर्ज थे। दिसंबर 2024 तक इनमें से सिर्फ 6% मामलों में चार्जशीट दाखिल हो पाई। मतलब 94% मामले लंबित रह गए। जब न्याय नहीं मिलता तो पीड़ित पक्ष बदला लेने की सोचते हैं, और यही सोच हिंसा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। 5वीं वजह शांति वार्ता की हर कोशिश का नाकाम होना है। राज्य और केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए कई कोशिशें की। इम्फाल से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स हुई, लेकिन ज्यादातर मौकों पर प्रयास नाकाम या कमजोर पड़ गए। केंद्र सरकार ने 51 मेंबर्स वाली पीस डायलॉग कमेटी बनाई, लेकिन उसमें तत्कालीन सीएम बीरेन्द्र सिंह भी थे। कुकी समुदाय से जुड़े नेताओं ने कहा है कि वो इस कमेटी का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसमें सीएम बीरेन और उनके समर्थक शामिल हैं। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के डायरेक्टर सुहास चकमा बताते हैं कि मणिपुर में लड़ाकू समूहों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश ही नहीं हो पाई है। असल में शांति की कोई भी कोशिश तब तक काम नहीं करती जब तक दोनों तरफ के असली लोग उस पर भरोसा न करें। और अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई जिस पर दोनों की सहमति हो। छठी और आखिरी सबसे बड़ी वजह है म्यांमार की आग और उससे आती नशे की लहर। मणिपुर की 398 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। 2021 में वहां सैन्य तख्तापलट हुआ, गृह युद्ध छिड़ा
और उसकी आंच मणिपुर तक आ पहुंची। मणिपुर सरकार का दावा है कि म्यांमार में नशीले पदार्थों की खेती और वहां से पहाड़ी इलाकों में आने वाले अवैध प्रवासियों ने हिंसा को हवा दी है, और इस दावे में कुछ हकीकत भी है। मणिपुर गोल्डन ट्रायंगल के बेहद करीब है, वो इलाका जहां दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम उगती है। यहाँ ड्रग्स का कारोबार इतना बड़ा है कि उससे मिलने वाले पैसे से उग्रवादी समूह हथियार खरीदते हैं। ड्रग इकोनॉमी ने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया है। अल जजीरा की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आया था कि मणिपुर में ड्रग ट्रेड पिछले 2 दशकों में कई गुना बढ़ा है। 90 के दशक में ड्रग्स कुछ हॉटस्पॉट्स पर बिकती थी, लेकिन अब राज्य के हर कोने में मिलती है। खासकर पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती तेजी से बढ़ी है। जब तक हथियार और नशा खत्म नहीं होगा, हिंसा का ये चक्र चलता रहेगा। आखिर में वो सवाल जिसका जवाब मणिपुर समेत पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं, क्या मणिपुर में शांति संभव है, और अगर है तो कैसे? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मणिपुर में शांति की सबसे पहली और जरूरी शर्त है कि लूटे गए हथियार वापस लिए जाएं। साथ ही राज्य भर में एक्टिव इलीगल आर्म्ड ग्रुप्स को खत्म करना जरूरी है। इसी के बाद शांति की बात संभव है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए जरूरी है कि वो सभी को एक टेबल पर लाकर बातचीत करवाएं। क्रेडिबल पीस कमेटी बननी चाहिए जिसमें सभी समुदायों के लोग हों, खासकर महिलाएं, क्योंकि हिंसा का दर्द उन्होंने सबसे ज्यादा झेला है। एसटी दर्जे की मांग जैसे दूसरे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए। इसके अलावा पहाड़ी और घाटी के बीच जो विकास का अंतर है, उसे जल्द कम किया जाना चाहिए। अफीम की खेती को रोकने के लिए लोगों को दूसरे रोजगार के मौके दिए जाने चाहिए। सिर्फ जबरन हटाने से काम नहीं चलेगा। पुराने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौतों को सही तरीके से फिर से लागू करना होगा। साथ ही आरक्षण और जमीन के कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि पहाड़ी इलाकों के अधिकार सुरक्षित रहें और घाटी की समस्याएं भी कम हों। अब तक जो भी हिंसा हुई, खासकर महिलाओं के साथ, उनकी पूरी जांच हो और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस पर लगे आरोपों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मणिपुर में शांति का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, बस एक विश्वास की लकीर खींचनी है। जब सरकारें जमीन पर मौजूद लोगों की बात सुनती हैं, उनकी पहचान, जमीन और डर को गंभीरता से लेती हैं, तो सबसे लंबे संघर्षों का भी अंत होता है। मणिपुर का भी होगा, बस इसके लिए इंतजार नहीं, इरादा चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जिस रिपोर्टर मुकुल की मणिपुर से की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हम हर हफ्ते इसी तरह कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बैठकर बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, साथ ही हमें बताएं कि किन और मुद्दों पर बैठकर बात की जानी चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस्ट की ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।